मान लिया पानी में छूट दे रहे हैं, बिजली में छूट दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, इन पर कितना खर्च हो जाएगा? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। अभी कर्नाटक का उदाहरण देखिए, कर्नाटक बहुत उन्नत इकोनॉमी थी, आज इन्होंने कहा ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। क्या स्थिति हो गई पानी की सप्लाई की वहां? यही स्थिति पंजाब की है। हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बैठे हुए, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि 20 साल बाद 25 साल बाद देश का क्या होगा। मोदी जी अप्रोच में क्या डिफरेंस? हम जिसे कहावत होती उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। आप याद करिए, हमने 6000 रुपए सम्मान निधि शुरू की और जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए तब हमने कहा कि अब 12000 रुपए करेंगे। यानी पहले आप एसेट क्रिएशन करिए तब डिस्ट्रीब्यूशन करिए। आचार्य जी ने कहा क्यों सबको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए स्वास्थ्य की? बिल्कुल। आप देखिए, जब हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई तब हमने कहा 70 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य कवर मिलेगा। यानी उस आयु वर्ग में जब स्वास्थ्य की आवश्यकता सर्वाधिक होती है तब हमने कहा हर व्यक्ति इंटाइटल्ड होगा। यानी जो जो आपकी स्थिति बढ़ती चली जाए त्यों त्यों आप लोगों को सुविधाएं मुहैया कराते चले जाएं। परंतु इसमें दो बातें बहुत गंभीर हैं जो देश को समझना चाहिए। एक, जिन जिन नेताओं ने सबसे ज्यादा कहा हम गरीब और वंचितों की राजनीति कर रहे हैं, वो देखते देखते उनके परिवार सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। यानी चंद हजार रुपए आपको बांटे और हजारों करोड़ अंदर कर लिए। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिया और वहां से लेकर यूपी बिहार तक जिन्होंने कहा गरीब गुरबा की राजनीति कर रहे हैं, आज वो सब अपने अपने राज्यों में सबसे अमीर परिवार है। और दूसरा जो खतरनाक खेल होता, वो पहली बार भारत के इतिहास में एक पॉन्जी स्कीम की तरह फॉर्म भरवाए गए कि तुम ये फॉर्म भरो। जैसे नहीं होता जो पॉन्जी स्कीम्स वाले होते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, और फला तारीख को आना और खटाखट 8500 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएगा। लखनऊ से लेके बेंगलुरु तक ऐसे तमाम उदाहरण आए जब अशिक्षित महिलाएं बेचारी जो कम पढ़ी लिखी थी वो झांसे में आई और फॉर्म लेके खड़ी हुई थी। आप सोचिए देश के साथ क्या करना चाहते थे। फिर मैं कह रहा हूं 26,80,000 करोड़ आमदनी है और 31 लाख करोड़ बांटने का वायदा जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा। हाँ, किसी दिन स्थिति आएगी भारत की कि वो कह सकेगा कि 1 लाख रुपए दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 6000 दे रहे थे, 12000 देने की स्थिति आई। जो जो स्थिति आगे बढ़ेगी हम ये करेंगे। परंतु या मैं अंत में फिर कहना चाहता हूं, ये सब वो पार्टियां हैं जिनके नेताओं ने खूब पैसे कमा रखे हैं, विदेशों में एसेट्स भी हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि 20 साल बाद 25 साल बाद देश का क्या होगा। हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम तो अमृत काल का यानी 2047 तक का पूरा विचार रखते हैं। हम वो पार्टी हैं, 10 साल की परफॉर्मेंस है, 25 साल का एजेंडा है। और उन्होंने कहा ये वो है जो 1000 साल तक भारत के भविष्य का आधार बनाएगा। 1000 साल की दृष्टि है और 10,000 साल की प्रेरणा है। तो हमारी सोच इस राष्ट्र के बारे में बिल्कुल भिन्न है। बाकी पार्टियों को इससे कोई मतलब नहीं। 5 साल 10 साल की सत्ता रहे, उसके बाद जो होना होगा सो होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जहां पे हमारी सामर्थ्य होगी वहां हम देने का प्रयास करेंगे। और ये जो करते हैं, अभी कर्नाटक का उदाहरण देखिए, कर्नाटक बहुत उन्नत इकोनॉमी थी, आज इन्होंने कहा ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। क्या स्थिति हो गई पानी की सप्लाई की वहां? और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति हुई? कोई दर्शक जाकर चेक कर ले, 2021-22 में 1,63,000 करोड़ रुपए का FDI आया है कर्नाटक में, और पिछले साल 54,000 करोड़ का, 1/3 पे आ गया। यही स्थिति पंजाब की है। हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बैठे हुए, इनसे पूछिए पंजाब में क्या इन्वेस्टमेंट था कांग्रेस की सरकार के समय में, अपनी सरकार की बात नहीं करें, और क्या स्थिति हो गई अब। इसीलिए मैं कह रहा हूं शॉर्ट साइटेडनेस जो होती है राजनीति की, यानी तात्कालिक दृष्टि और दीर्घकालिक दृष्टि, दोनों में अंतर होता है। हम दीर्घकालिक दृष्टि की बात करते हैं। हम 25 साल 50 साल 100 साल बाद देश का क्या होगा यह विचार करके चलते हैं। वो गरीबों को भरमाते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में 15 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज से 10-12 साल पहले इंटरनेट कनेक्शन एक लग्जरी माना जाता था। आज कितने हैं? 84 करोड़। अब अगर आप वो 14-15 करोड़ में बांटने में लग जाते, 140 करोड़ में कितनों बांट पाते? हमने उसे बढ़ाकर इतना आगे ले आए कि 84 करोड़ है, और डाटा की स्पीड भी बढ़ाई और कॉस्ट 1/25 कर दी। जितना उस जमाने में एक दिन के 1 GB डाटा की कॉस्ट होती थी, उतने में आज आप 1 महीना चला सकते हैं। ये होता है वेल्थ क्रिएशन करके डिस्ट्रीब्यूशन करना, और एक होता है डिस्ट्रक्शन करना डिस्ट्रीब्यूशन के नाम। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी की बात का लब्बो-लुआब ये समझ में आया मेरी तो कि जो लोक लुभावन घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी करती है, जो फ्री चीज़ें भारतीय जनता पार्टी देती है, जो आर्थिक मदद भारतीय जनता पार्टी करती है, वो तो बहुत बढ़िया है।
और जो दूसरी पार्टियां करती हैं वो बहुत ख़राब है, उससे जो है ख़राब स्थिति पैदा होगी। ये 5 किलो चावल दे दें तो वो तो दीर्घकालिक योजना है, वो तो दीर्घकालीन है, उसके भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये खाली सिलेंडर दे दें केवल कुछ लोगों को और वो फिर भरने की स्थिति भी उनकी ना हो, तो वो तो दीर्घकालिक योजना है। और हम अगर कंप्यूटर दे रहे हैं, हमारे बच्चों को फीस में छूट दे रहे हैं, अगर हम दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, अगर हम इलाज फ्री दे रहे हैं लोगों को, तो वो खराब है, वो अल्पकालिक योजना है। देखिए, असली समस्या से ये जानबूझ के बच रहे हैं। असली समस्या ये है कि हमें सोचना ये पड़ेगा कि देश के नागरिकों के सामने ऐसी स्थिति आती क्यों है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन के लिए लाइन में लगना पड़े या उन्हें फ्री की तरफ देखना पड़े। छोटी छोटी 500 रुपये महीना के लिए किसानों को लाइन में लगना पड़े, और 500 रुपये महीना को भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि माने और सरकार का एहसान माने। ये स्थितियां इसलिए आती हैं कि आपने आम आदमी को निचोड़ दिया है, उनकी जेब खाली कर दी है। अरे ये जो ये दे रहे हैं किसी को, मान लिया पानी में छूट दे रहे हैं, बिजली में छूट दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, इन पर कितना खर्च हो जाएगा? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। भाटी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए हैं और 500 रुपए के लिए लाइन में, जरा लाइन दिखा दे साहब। वो लाइन के जमाने गए, अब ऑनलाइन होता है सारा पेमेंट, और सारा ऑनलाइन होता है, इसीलिए इस पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहती है। और मैं भाटी जी को और सतीश जी को भी बताना चाहता हूं महोदय, वो 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए देना शुरू किया गया था कि कोविड काल में सप्लाई लाइंस बैठ गई थी। अगर हम पैसा दे देते और आप अपने मोहल्ले या कॉलोनी के किराना दुकान पे जाते तो सप्लाई करने के लिए उसके पास अनाज ही नहीं था, मंडी में जाते सप्लाई लाइंस नहीं थी, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की कि फूड कॉर्पोरेशन की तरफ से वो सीधे अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की गई। वह व्यवस्था अभी कोविड के बाद से आगे चल रही है। इसलिए जो इन्होंने कहने का प्रयास किया, मैं पुनः कहना चाहता हूं, आज भारत में कितने मोबाइल फोन है? केवल 20 साल पहले मोबाइल फोन एक लग्जरी होती थी, आज 1 अरब 5 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन। अगर इनके हिसाब से बांटना शुरू कर देते मोबाइल फोन तो नहीं होते। हमने वो स्थिति बनाई कि हर आदमी अपनी क्षमता से मोबाइल खरीदने की स्थिति में आया। 1 अरब से अधिक मोबाइल फोन इसलिए आज भारत में पहुंचे। और इनका मॉडल क्या है, मैं भाटी जी को याद दिला देना चाहता हूं। देखिए, इन लोगों की पार्टी ने कितना सुंदर मॉडल दिया भारत के इतिहास में। यदि कोई एक नेता आपको दिखेगा जिसने 10 साल पहले अपना बाकायदा हलफनामे में लिखा वो बीपीएल है और 10 साल के अंदर वो ऑफिशियली 110 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो, तो वो थे समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति, जो 1 दशक के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे से उठकर 110 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। ये है गरीब गुरबा की राजनीति करने वाले लोगों का असलियत। ये वो लोग हैं जिनके परिवारों ने, चाहे दक्षिण भारत में डीएमके की फैमिली हो या लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली हो, 2-2, 3-3 कोई नौकरी करता है ना कोई काम धंधा करता है और सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसलिए इनकी सोच ये है और हमारी सोच ईमानदारी से लोगों के विकास करने की, जिसे एक पंक्ति में भारतीय परंपरा का हम विश्वास करते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए।